हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हमने लाइट रिएक्शन के विभिन्न पदों को समझाया था और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के माध्यम से यह भी बताया गया था कि एटीपी NADPH प्लस H प्लस किस तरह से बनते हैं और ऑक्सीजन गैस फोटोलिसिस ऑफ वाटर के माध्यम से निकलती है, वो कहाँ से रिलीज होती है और कहाँ बनती है। आज हम आप लोगों को डार्क रिएक्शन के बारे में बताएंगे। हाल आपके NCERT बुक में ये दिया हुआ है कि where is ATP and NADPH plus H plus are used, where ATP and NADPH plus H plus used, माने ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना है वह कहाँ यूज होता है। इस बारे में हम ये बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के एंजाइम होते हैं और डार्क रिएक्शन की अपक्रियाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन का अर्थ ये नहीं कि वो अंधेरे में होता है। डार्क रिएक्शन का अर्थ ये है कि जो स्ट्रोमा फ्लूइड में बायोसिंथेटिक प्रोसेस या ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए ATP और NADPH प्लस H प्लस की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बायोसिंथेटिक प्रोसेस विच इज कंप्लीट इन स्ट्रोमा फ्लूइड आर आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। जो स्ट्रोमा फ्लूइड में बायोसिंथेटिक प्रोसेस चलती है उसी को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। और दीज रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH प्लस H प्लस। अर्थात डार्क रिएक्शन डायरेक्ट तो लाइट पर निर्भर नहीं करती, इसके लिए लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH H प्लस जो बना हुआ है उस पर निर्भर करती है। यहाँ पर एक चीज साइंटिस्ट के सामने ये उभर कर आया कि जब CO2 फिक्स्ड होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में CO2 का कोई यूज नहीं है, केवल पानी का यूज है, तो CO2 का फिक्सेशन, CO2 का एसिमिलेशन, CO2 का यूज स्ट्रोमा फ्लूइड में बायोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो CO2 यहीं यूज्ड होता है और जो ही CO2 फिक्स्ड होता है तो ये प्रश्न बनता है कि पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा बनता है। इस पर मेल्विन और केल्विन एक वैज्ञानिक थे, मेल्विन और केल्विन। तो मेल्विन केल्विन उनका नाम ही था, अलग अलग नहीं है। मेल्विन केल्विन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, he saw the use of isotopes, radioisotopes। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूज को देखा था और उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज
उन्होंने फर्स्ट कार्बनिक यौगिक के खोज में यूज किया। दिस इज कार्बन 14, अर्थात कार्बन 12 और कार्बन 14 टू आइसोटोप्स आर फाउंड। कार्बन 14 का यूज करके मेल्विन केल्विन ने यह बताया था कि जो पहला यौगिक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, वह 3 कार्बन का एसिड होता है और ये क्रिया एक चक्र में होती है। लेकिन उनके मरने के बाद वो जो 3 कार्बन का यौगिक बनता है उसका नाम PGA रखा गया, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड रखा गया, PGA। और चूंकि उन्होंने बताया था कि ये क्रिया एक चक्र में होती है, इसलिए उसका नाम केल्विन चक्र रखा गया। बाद में और साइंटिस्ट अध्ययन किए और यह पाया कि पौधों के कुछ ग्रुप में 4 कार्बन का भी यौगिक बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के बाद 4 कार्बन का यौगिक बनता है और वह यौगिक एक एसिड है जिसका नाम ऑक्जेलोएस्टिक एसिड रखा गया, OAA। ये पौधे प्रायः एक बीजपत्री थे, जैसे गन्ना, सारगम, ये ज्वार बाजरा की प्रजाति है। तो गन्ना और सारगम की प्रजातियों में ये पाए कि डार्क रिएक्शन में या बायोसिंथेटिक प्रोसेस में या जो स्ट्रोमा फ्लूइड में रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और फिक्स होने के बाद पहला यौगिक 4 कार्बन का बनता है। इसलिए उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि जिस प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद 4 कार्बन का यौगिक बनता है, दीज आर नोन एज C4 प्लांट, एंड जिसमें 3 कार्बन का यौगिक बनता है उसे C3 प्लांट कहा गया। और 4 कार्बन का यौगिक जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है यह एक चक्र में बनता है, इसलिए इसे C4 चक्र भी कहा गया। और 3 कार्बन का जो यौगिक बनता है PGA, इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। तो C3 चक्र और C4 चक्र, तो C3 प्लांट, C4 प्लांट, ये इन्हीं आधार पर नामकरण किया गया कि पहला यौगिक 3 कार्बन का बना है या पहला यौगिक 4 कार्बन का बना है। इसके बाद एक प्रकरण है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। CO2 को पकड़ने वाला पहला यौगिक कौन है? तो चूंकि यह एक अंदाज लगाया कि जब पहला यौगिक 3 कार्बन का बनता है तो निश्चित रूप से पकड़ने वाला यौगिक जो एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का होगा। लेकिन जब फिर ये पता चला कि नहीं, कुछ पौधों में 4 कार्बन का यौगिक बनता है पहले, तब ये पता चला कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है। तो क्या 2 कार्बन का एक्सेप्टर है कि 3 कार्बन का है कि कितने का है? लेकिन बाद में ये कन्फर्म हुआ कि नहीं, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो 5 कार्बन का होता है और उसका नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एंड फर्स्टली दे assimilate, दे फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला जो पहला यौगिक होता है वह 5 कार्बन का होता है, जिसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं। इसके बाद एक प्रकरण और हम बताएंगे, C3 चक्र, जिसे केल्विन साइकिल भी कहा गया।
जिसे डार्क रिएक्शन भी कहा गया। तो डार्क रिएक्शन कहिए या बायोसिंथेटिक प्रोसेस कहिए, चाहे C3 चक्र कहिए या केल्विन साइकिल कहिए, सभी का अर्थ एक ही है। अब इसमें आपको ये जानना है कि जो पहला एक्सेप्टर है वह कार्बन डाइऑक्साइड को जब सबसे पहले फिक्स करता है तो पहला यौगिक तो 3 कार्बन का बनाता है, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे एक चक्र में 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज कैसे बनता है। चूंकि फोटोसिंथेसिस का ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है भोजन का निर्माण करना, तो भोजन में ये सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाते हैं और वो किस प्रकार से बनता है, और वह चूंकि एक चक्र में होता है जिसे मेल्विन केल्विन ने बताया था, अर्थात उस चक्र का नाम केल्विन चक्र भी रखा गया, C3 चक्र रखा गया, बायोसिंथेटिक प्रोसेस रखा गया, डार्क रिएक्शन रखा गया। इसका क्या अर्थ है? केल्विन चक्र रखा गया वो तो उनके नाम पर है, C3 चक्र रखा गया क्योंकि कार्बन फिक्स करने के बाद पहला यौगिक 3 कार्बन का PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। बायोसिंथेटिक प्रोसेस इसलिए रखा गया कि फ्लूइड स्ट्रोमा में यह एक रासायनिक क्रिया है जो ये केवल लिविंग सेल में होती है, इसलिए बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी इसे कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया कि इस रिएक्शन के लिए लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अगर लाइट समाप्त कर दें और प्रोडक्ट उसका अगर उपलब्ध है तो ये रिएक्शन चलेगा, अर्थात सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ समय तक ये रिएक्शन चलता है। जो ही लाइट रिएक्शन के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी क्लोज हो जाता है। अब इस प्रकरण में 3 मुख्य हेडिंग हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोक्सिलेशन का अर्थ यही है, जैसा कि प्राइमरी एक्सेप्टर के बारे में मैंने बताया, कि सबसे पहला यौगिक 5 कार्बन का राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। इस घटना को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और चूंकि 5 कार्बन का RuBP होता है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, कुल 6 कार्बन हो गए। लेकिन PGA या फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है, इसलिए PGA के 2 अणु बनते हैं। तो RuBP फर्स्ट एसिमिलेट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। इस प्रकार से वह PGA का 2 अणु उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, रिडक्शन। अब यहां पर रिडक्शन जो होता है, अब PGA के रिडक्शन में NADPH प्लस H+ और ATP की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक अणु जो PGA है उसके रिडक्शन में 6 अणु NADPH प्लस H+ और 6 ATP ये यूज्ड होते हैं। और चूंकि दोनों अणु के PGA के रिडक्शन में कुल 12 ATP और 12 NADPH प्लस H+ यूज्ड होते हैं, और ये जब हाइड्रोजन से अपचयित होता है, जब रिड्यूस होता है PGA, तो यह ट्रायोज फास्फेट बनता है। और ये जो ट्रायोज फास्फेट है इसके 2 अणु बनते हैं, तो कुल 6 कार्बन बनता है। लेकिन 6 कार्बन में से 1 कार्बन ये अलग हो जाता है, और यही कार्बन जो अलग होता है यही ग्लूकोज का निर्माण करता है। चूँकि एक चक्र में 1 कार्बन निकलता है, इसलिए ये 6 चक्र चलता है। 6 चक्र में 6 कार्बन निकल करके एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। और ये
ट्रायोज फास्फेट के 2 अणु में से 1 कार्बन जब निकल जाता है तो ये 5 कार्बन बचते हैं, और 5 कार्बन ये 6 एटीपी को लेकर के यह पुनः रीजनरेट हो जाते हैं, RUBP बन जाते हैं, और इसे बोलते हैं रीजनरेशन। तो इस प्रकार से ये चक्र हमेशा चलता रहता है, और एक चक्र में 1 कार्बन अर्थात 1 ग्लूकोज के अणु में ये केल्विन चक्र की 6 टर्न पूर्ण होते हैं, और इस प्रकार से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज बनते ही ये तुरंत सुक्रोज में कन्वर्ट होकर के यह ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर ये कहीं भी सिंक में पहुंच करके या ऐसे स्थान पर पहुंच करके जहां ये स्टोरेज होता है वहां ये स्टार्च बन करके फिर ये स्टोर हो जाता है। इस प्रकार से ये केल्विन चक्र, इसका पूरा एक आउटलाइन डायग्राम बुक में दिया है, इसको आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड फिर रीजनरेशन, इस प्रकार की ये घटनाएं पूर्ण होती हैं, और 6 चक्र के बाद ग्लूकोज का एक अणु बनता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु बनने में 18 ATP और 12 NADPH प्लस H प्लस यूज होते हैं। तो 12 ATP और 12 NADPH तो रिडक्शन में यूज होते हैं, और 6 ATP रीजनरेशन में यूज होता है। इस प्रकार अब ये हमने प्रकरण समझाया केल्विन चक्र के बारे में, इसको समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई कठिनाई होती है, बुक भी पढ़िएगा, समझिएगा, फिर हमसे फ़ोन से बात करिएगा 10 से 2 बजे के बीच में। धन्यवाद।